तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, सुप्रभात, मृदुल आशीर्वाद। और आज का दिन फिर हम लोग शुरू करते हैं रिपोर्टरी के रूब्रिक्स के साथ में। साथियों, कल हम लोग एक रूब्रिक्स देख रहे थे, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन, जिसे मैंने एक प्रथम दृष्टिकोण में उसका एक सारांश मैंने आपके सामने में प्रस्तुत किया था। और इस रूब्रिक्स के ऊपर में मैं और भी गहन बातों का आपके सामने में जिक्र रखना चाहूंगा, क्योंकि यह रूब्रिक्स जो है तो केवल ना रूब्रिक्स है, बल्कि हम लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू को उजागर करता है, जिसे हमें समझना आवश्यक है। और यह समझना केवल दवा को चुनने में मदद नहीं करेगा, ये बल्कि आपको रोगी की वास्तविक स्थिति को पहचानने में मदद करेगा। रोगी के अंदर में जो प्रतिक्रिया होती है, उस सारे कुछ चीज को समझने, तो मैं इसको इसे आज एक छोटे से पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो आपके सामने में मैंने ये पीपीटी खोल लिया है, और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आज इस रूब्रिक्स का क्या महत्व है। और कल मैं जिस संदर्भ में आपको इस रूब्रिक्स का चर्चा किया था, वह था एक छोटा सा कार्टून, जो कि आपको मैं दिखलाना चाहूंगा। वी कांट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विथ यू, so we are going to treat you for symptoms deficit disorder। तो मेडिकल साइंस आपको इतना सा ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है कि आपको शायद कोई आदमी बीमार नहीं है, लेकिन बीमार है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा, रोगी कष्ट में भी है, नहीं कष्ट भी है, और उसका कोई पैथोलॉजिकल जांच नहीं हो रहा है। तो हमें मेरा ध्यान इस विषय में सबसे ज्यादा न्यूटन के थर्ड लॉ पर जाता है। यहाँ की कहा जाता है कि हर एक एक्शन पे विपरीत प्रतिक्रिया होती है। माने कि जितना एक्शन होगा, जितना कार्य होगा, उतना ही विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यह स्थिति हमारे शरीर में भी मौजूद होना चाहिए, और है। और हम जो भी चीज को सुनते हैं, जो भी बाहर से एक्शन होता है, कोई हमें खुशी का समाचार मिलता है, कोई दुख का समाचार मिलता है, इस दोनों में हमें प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। हम खुश, जब अच्छा समाचार मिलता है तो हम खुशी होते हैं, अचंभित होते हैं। ये भावनाएं जागृत होते हैं, और होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो गलत है। और या अगर हम कभी कोई गलत समाचार सुनते हैं, या कोई हमें डांटता है, तो उसके प्रति प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो वह है। तो ये कहा जाता है, ये केवल हमारे मानसिक स्तर पर ही नहीं, हमारे फिजिकल बॉडी में है। हम जो भी खाते हैं, अगर वह खाते हैं हमारे शरीर पे लगना चाहिए, नहीं लगता है तो वो भी एक विपरीत है। तो अगर वो इनएक्टिव हो, आप उसके रिएक्ट करने के लिए नहीं क्षमता हो, तो एक महत्वपूर्ण संकेत करता है आपके बॉडी, आपके फिजिकल, आपके मेंटल और आपके वाइटल लेवल पर। तो आज इस संदर्भ में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, और इसे बताने का कोशिश करूंगा कि यह कैसे संभव है। और इस पूरे प्रेजेंटेशन को मैं रूब्रिक्स का मीनिंग के साथ में, उसके साइकोलॉजिकल फीचर्स के साथ में, क्लिनिकल फीचर्स के साथ में, पेशेंट्स के एक्सप्रेशन और वर्बल इंडिकेटर से, और क्रॉस रेफरेंसेस और डिफरेंसेस के साथ में, कंपैरिजन इन क्लिनिकल सेटिंग्स, और रेमेडी कुछ जो हम अक्सर आते हैं, और उसके साथ में मैं निष्कर्ष बताऊंगा। साथियों, जब रूब्रिक्स के अर्थ की बात होती है, तो हमें एक बात डॉक्टर हैनीमैन का भी जिक्र होता है। इन होम्योपैथी, वाइटल रिएक्शन इज द पावर ऑफ द वाइटल फोर्स, है ना। नाइन्थ फॉर्म से लेकर के 12 फॉर्म तक उन्होंने कहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल डिस्टर्बेंस के प्रति आपको, एवरी स्टिमुलस के प्रति आपको रिस्पॉन्स करते हैं। व्हेन द वाइटल फोर्स इज हेल्दी, even a small stimulus, disease or medicines produces।
आप दवा लो या केवल केवल बीमारी हो, बीमारी की भी प्रतिक्रिया होगी। और दवा लेते हैं, अगर दवा प्रतिक्रिया नहीं करता है तो वह भी दवा नहीं है ना। तो दवा का प्रिंसिपल भी बीमारी के प्रिंसिपल पर आता है। जो भी बाहरी वस्तु हम लेते हैं उसका एक होता है, जैसे गर्मी महसूस होना, सूजन हो जाना, पसीने आना, डिस्चार्ज होना, दर्द होना, ये सारे होते हैं। और लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन जो है तो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पर मतलब होता है कि इसका स्थिति इतना इतना डायनेमिक ब्लॉकेज हो गया है, इतना कमजोर हो गया है, इतना लस्ट पस्त हो गया है, सुस्त हो गया है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर कोई बाहर से प्रतिक्रिया होती है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती है, होता है तो इन्फेक्शन के बाद में तो वह भी प्रॉब्लम है। अगर आप हाई फीवर है, पसीना नहीं होता है, तो वह भी एक तो आपको लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस है। और जब आपका दवा चुनाव करते हैं और उससे भी कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह भी लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस है। तो यह केवल फिजिकल नहीं है, वीकनेस नहीं है, बट इट इज डायनेमिक एग्जॉशन ऑफ द लाइफ फोर्स है। यानी कि डायनेमिक, आपका डायनेमिकली आपका जो ऊर्जा इस में का गति है, बीती है, वह लाइफ फोर्स का, वाइटल प्रिंसिपल्स का अवरोध है। वह काम करना बंद कर चुका है, वह काम नहीं कर पा रहा है। इसका साइकोलॉजिकल फीचर्स क्या है कि मेंटली ऐसे रोगी जो कि जिनमें ये होता है, ये पैसिविटी होती है। और पैसिविटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिजिकल और नॉन रिएक्टिविटी। उस मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, मन एकदम पैसिव होता है, माने शांत रहता है। और फिजिकल में भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इसमें आपको देखेंगे कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स से। इंडिफरेंसेस टू सराउंडिंग, फैमिली वर्क्स, उसके प्रति कोई मतलब नहीं है। होपलेसनेस अबाउट द रिकवरी, नथिंग विल हेल्प मी, है ना, ठीक नहीं होगा, बैठ गए हाथ पर हाथ पकड़ करके। पुअर मेंटल एनर्जी, कैनॉट कंसंट्रेट, रिमेंबर और शो इनिशिएटिव। इमोशनल फ्लैटनेस, नाइदर ग्रीव नॉर जॉय, न खुशी न गम, है ना। खुशी और गम दोनों होना चाहिए। अगर हमें हमें खुशी का माहौल होता है तो खुश होना चाहिए, दुखी का माहौल होता है दुख होना चाहिए। न खुशी के माहौल में आप ये होते हैं तो खुश होते हैं, ना दुखी के माहौल में खुश होते हैं। या तो आप में प्रतिक्रिया करने की क्षमता नहीं रह गई है। यू आर नॉट सो मच ये स्टेटस एंड पैथोलॉजिकल इक्विवेलेंट डेड ऑफ टू स्टिमुलस, है ना। तो इट में बी द प्रोग्रेस साइकोलॉजिकल रेजिग्नेशंस। रेजिग्नेशंस मतलब आप अपने आप को एकदम समर्पण कर चुके हो, जहाँ की पेशेंट लगता है कि अब ऑलमोस्ट डाई है, मरने वाला है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको हम लोगों को, ये मानसिकता है हमारी, ये हमारा साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है, हमारा ये मनोवैज्ञानिक फीचर्स है। अब एग्जाम्पल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप देखो, इसको एक पेशेंट जो है कि एडवांस ट्यूबरकुलोसिस से है, और ट्यूबरकुलोसिस में है बिना कोई कष्ट के, शोइंग नो रेजिस्टेंस टू डिजीज। हाँ, एकदम पड़ा हुआ है, ना उसे अच्छा लग रहा है ना खराब लग रहा है, सुस्त है, डल है, कोई रिएक्टिविटी नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल क्लिनिकल। कैंसर का पेशेंट, जब कहा जाता है कि आप कैसे हो, तो सीधा जवाब देगा। अक्सर आपके पास में रोगी आते हैं, कहते हैं कि आप पूछोगे कैसे हो तो ये वैसा ही है, वैसा ही है। दवा देने के बाद में कहता है वैसा ही है। तो वैसा ही है, ये होना अच्छा तो बात नहीं है ना, उसमें तो परिवर्तन होनी चाहिए ना। तो ये अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग का। अब क्लिनिकल फीचर्स आप देखिए कि अगर आपको फीवर है और उसमें हीट स्टेज नहीं हो, पसीना नहीं हो, तो फिर आपका वो लैक ऑफ रिएक्शन है। कोई इन्फ्लामेशन है, उसमें कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो, चुपचाप पड़ा हुआ है, टॉन्सिलाइटिस है, एब्सेस फॉर्म कर गया है, निमोनिया विदाउट एक्सपेक्टोरेशन, ये भी आपका लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस है। टाइफॉइड फीवर है, सेप्टिक स्टेट्स है, कॉलरा में कोलैप्स का स्टेट्स है, पेशेंट एकदम ठंडा पड़ गया, नीला पड़ गया, पल्स नहीं है,
एंड येट नॉट फाइटिंग द डिजीज। रोग से लड़ना नहीं, लगता है कि पूरे तरह से समर्पित हो गए, है ना। दूसरा है क्रॉनिक कंडीशंस में भी हम लोग देखते हैं, एडवांस्ड बीमारियों में, जैसे कैंसर में, डायबिटीज में, ट्यूबरकुलोसिस में, HIV में, एड्स में, फिर लॉन्ग स्टैंडिंग स्किन डिजीज में, है ना। लगता है कि अब स्किन से कोई रब्त नहीं है, एकदम काला पड़ गया है, दाग पड़ गया है, आप सोच लिए हो यह जीवन का अर्थ साथ है, यही हमारी हमारा डेस्टिनी है, हमारा यही बन गया है, इसी पर रहना है। तो इसको जब स्वीकार कर लेते हो, समर्पित हो जाते हो, तो फिर आपका जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, और बीमारी का भी अर्थ नहीं रह जाता है। क्रॉनिक सफरस, जो कि बहुत सारे बीमार दवाई देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उसे भी हम लोग लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन में लेना चाहिए। फिर थेराप्यूटिकली भी हम लोग देखते हैं, कोई भी स्टिमुलिमम है तो नहीं एक्ट नहीं करता है, नाइदर पैलिएटिव ना सप्रेसिव ना आपका क्यूरेटिव, कोई भी नहीं कर रहा है, ना पैलिएशन हो रहा है, ना सप्रेशन हो रहा है, ना तो क्यूरेटिव हो रहा है। नो इनिशियल एग्रीवेशन, नो एम्बुलेशन, ना एग्रीवेशन है ना एम्बुलेशन है। और कभी कभी आप पोटेंसी बदलने की जरूरत होती है, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। नोट्स दे रहे हैं, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। इंटरकरेंट मेडिसिन दे रहे हैं, तो वहां पर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज हो जाता है चिकित्सकों के पास में, इस चीजों का समाधान कैसे करें। अब आइए पेशेंट का एक्सप्रेशन, रोगी कैसे बोलता है। आई फील डेड इनसाइड, मुझे लगता है कि मैं अंदर से मर गया हूं, है ना, मैं अंदर से मर गया हूं। नथिंग टचेज मी एनी मोर, मुझे कुछ अब टच नहीं करता है। मेडिसिन मेरे पर कोई काम ही नहीं करता है डॉक्टर साहब। आई एम टू वीक टू रिएक्ट टू एनीथिंग, मैं इतना कमजोर हूं, मैं किसी पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर, आप मुझे कुछ भी दोगे तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर कहेगा, अरे डॉक्टर क्यों चिंता करते हो, आप, मेरी स्थिति तो यही बन चुकी है, ये मेरा डेस्टिनी है, मेरा भाग्य है, हम भाग्य में पड़ गए, ये इट वोंट हेल्प मी, ये मुझे मदद नहीं करेगा। ये एक पेशेंट का वर्सन है। और आप उसमें नॉन वर्बल इंडिकेटर देखोगे, एकदम चुपचाप पड़ा हुआ है, आंख बंद पड़ा हुआ है, फेशियल एक्सप्रेशन एकदम डल है, और आवाज में एकदम फुसफुसाहट टाइप का है, धीमा है ना। और कोई मदद की आवश्यकता नहीं तो होती है ना, कितना भी कोई कितना भी कष्ट हो, है ना, तो एकदम डेड हो जाता है। तो अब इसको क्रॉस रेफरेंसेस में हम लोग भी देखते हैं। कुछ दवाइयां हैं, कुछ रूब्रिक्स है, रिस्पॉन्स लैक ऑफ, है ना, जनरल रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस, इन्वायरमेंट और ट्रीटमेंट। इसमें आपको इंक्लूड मेंटल, इमोशनल और फिजिकल दोनों हो जाएगा, और ब्रॉडर बट नॉट नेसेसरली इम्प्लाइड ऑन द वाइटल कोलैप्स। ये विस्तृत है, लेकिन वाइटल फोर्स के कोलैप्स पर नहीं होता है। तो एक ये है रिस्पॉन्स लैक ऑफ, है ना, दोनों में अंतर है। लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस आपको वाइटलिटी को इंडिकेट करता है, और लैक ऑफ रिस्पॉन्स आपको मेंटल और फिजिकल को करता है। दूसरा है रिएक्शन डेफिशिएंट। रिएक्शन डेफिशिएंट मतलब कि प्रतिक्रिया होती है लेकिन कम होती है, वीक रिएक्शन है बट स्टिल प्रेजेंट। जैसे पेशेंट लिखता है फीवर है, सेपरेशन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, और वाइटल रिएक्शन में और एब्सोल्यूट नो रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं होगा वाइटल रिएक्शन, ठीक है ना। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, है ना, एक इंटेंस वीकनेस, टायर्डनेस, बहुत कमजोर हो गए, येट द बॉडी स्टिल रिएक्ट, टायर्ड है फिर भी वह रिएक्ट करता है, बुखार बढ़ता है फिर भी रिएक्ट करता है, इन्फ्लामेशन होता है। वाइटल रिएक्शंस में क्या होगा, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन में कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो आपका फ्रस्ट्रेशन में थकावट जैसा होगा, वीकनेस होगा, लेकिन रिएक्ट करने की क्षमता होगी। लेकिन वाइटल रिएक्शंस में रिएक्ट करने की क्षमता का टोटल अभाव होता है। इंडिफरेंसेस ये माइंड में है,
है ना। मानसिक स्थिति किसी भी तरह का, सीपिया में देखो, अपने बहुत प्रिय व्यक्ति के साथ में भी उसको इंडिफरेंसेस होता है, और प्रिय खाना के प्रति भी आपको इंडिफरेंसेस हो जाता है। तो ये एक इंडिफरेंस होता है, नॉट नेसेसरी टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, इंडिफरेंसेस हो गया। लेकिन लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस में मेंटल और बॉडी दोनों है, तो एकदम लगता है कि डेड हो गया। टॉर्पिडिटी, टॉर्पिडिटी का मतलब होता है स्लोनेस, स्लगिश फंक्शन, स्लो डाइजेशन, स्लो मेंटल रिस्पॉन्स। लेकिन इसमें रिस्पॉन्स करता है, डिले, केवल ओनली डिले, थोड़ा सा लेट होता है। और लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन पे क्या कह रहे होगा, देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्शन, कंप्लीट एक्शन होगा, ठीक है ना। और कंपैरिजन इन क्लिनिकल सेटिंग्स, प्रोस्टेशन वर्सेस लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस, दोनों में तुलनात्मक है। प्रोस्टेशन टू वीक बट रिएक्ट्स टू इफ स्टिमुलेटेड, बहुत कमजोर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसका स्टिमुलेट करोगे तो रिएक्ट करता है। लाइक ऑफ वाइटल रिएक्शन में होगा नो रिस्पॉन्स एट ऑल इवन इफ स्टिमुलेटेड, थोड़ा सा भी नहीं होगा। दूसरा है एपैथी वर्सेस लैक ऑफ वाइटल, एपैथी मतलब कि मेंटली और इमोशंस, इमोशनल है, लेकिन वाइटल रिएक्शंस में क्या है, डायनेमिक कोलैप्स ऑफ अक्रॉस ऑल लेवल। नेक्स्ट है डेफिशिएंट रिएक्शंस वर्सेस लैक ऑफ रिएक्शंस। डेफिशिएंट रिएक्शंस का मतलब होता है वीक, कमजोर, डिलेड या स्लगिश, और लैक ऑफ में क्या होता है, इंटायरली एब्सेंट, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोगों ने देखा, और कुछ क्रॉस रेफरेंस को भी हम लोगों ने समझा। अब इस बात को भी समझने का कोशिश करें कुछ दवाइयों के बारे में। कार्बोवेज, कार्बोवेज को कहा जाता है कि मुर्दे को जिला सकता है ना, मुर्दे को जिला सकता है। नो रिएक्शन, कोलैप्स स्टेट, कोल्ड ब्रेथ नीड्स फैनिंग, है ना। पंखा ढलो और एकदम चुपचाप पड़ा रहेगा, मुर्दे के जैसा, एकदम बॉडी ठंडा हो गया, यहाँ से आ रहे हैं, तो कार्बोवेज इंडिकेटर होता है। सोडिनम में आप देखिएगा, इसमें जब बहुत डर्टी है, बहुत ये दवाई दी जा रही है, एक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको सोडिनम जो है तो बहुत ही मदद करता है। और सल्फर को तो हम लोग सभी को जानते हैं, जब हमारा कोई भी दवाई सिलेक्टेड है, काम नहीं करता है, तो हम लोग सल्फर को देते हैं स्टिमुलेट करने के लिए। कहते हैं कि सल्फर आपको रास्ता को क्लियर कर देता है, और आपको फिर सिलेक्टेड मेडिसिन को काम करने के लिए मौका देता है। सल्फर को हम लोग कहते हैं हर एक क्रॉनिक डिजीज को, मेडिकेटेड डिजीज को, ठीक है, रोग का इलाज करने के लिए प्रथम दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं करना चाहिए, नहीं कर रहा हूं, सकता है। ओपियम का मतलब होता है कंप्लीट इंसेंसिबिलिटी, है ना, नशे में है ओपियम। नो कंप्लेंट, स्टूपर्स एंड नो रिएक्शंस टू द पेन, कुछ भी नहीं है, चुपचाप है, ये ओपियम है। दूसरी दवाई है आपको एंटिमटाट, वीक चेस्ट, छाती बहुत कमजोर है, कैनॉट एक्सपेल म्यूकस को बाहर नहीं निकल सकता है, लैक ऑफ रिएक्शंस टू द इन द लंग्स, लंग्स काम नहीं कर रहा है। फॉस्फोरस, कोलैप्स, वीकनेस, येट क्रॉपिंग फॉर द कोल्ड ड्रिंक्स एंड हेमरेज, कमजोर हो गया, कोलैप्स्ड है, लेकिन ठंडे पानी का है और हेमरेज है। कैम्फोरा, सडन कोलैप्स, अचानक, आईसी कोल्डनेस, नो रिएक्शंस, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल नोटोड, जब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नोटोड होते हैं, जैसे कार्सिनोसिन है, पिप्रिनम है, मेडोरिनम है, तो वो मैग्नेटिक स्टेट्स को, ब्लॉक को क्लियर करता है, और आपके लैक ऑफ रिएक्शंस को ठीक कर सकता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस हाईलाइट्स द डायनेमिक एक्सहॉशन ऑफ द ऑर्गेनिक where the life force has lost its ability to respond, यानी कि ये लाइफ फोर्स जो है तो अपना एबिलिटी को खत्म कर चुका है, उसकी क्षमता समाप्त हो गई है रिएक्ट करने के लिए। इट इज मोर प्रोफाउंड देन वीकनेस, अपैथी और स्लगिशनेस से भी ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। और रिकॉग्नाइजिंग दिस रूब्रिक इज क्रूशियल,
इसे पहचानना बहुत ही आवश्यक है। गाइड्स फिजिशियंस टू लुक बियॉन्ड सरफेस symptoms and address the deeper block. Explain why remedies sometimes fail in apparently well chosen cases, and direct to the remedy or source capable of rekindling the reaction. तो हम लोग कहते हैं इट इज ए क्लिनिकल कंपास, कंपास के जैसा है इन क्रॉनिक एंड टर्मिनल केसेस, pointing towards the patient's true state of vitality and guiding the homeopathy to revive it. हम आपको आपको एक नया रास्ता देता है, दिशा निर्देश का काम देता है कि आगे क्या काम करोगे। आपकी दवाई काम नहीं कर रही है तो आप क्या रणनीति अपनाओगे तो जिससे कि आपका काम करे। तो आज का यही पर हम लोग समाप्त करते हैं और इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये हमारा मैं इस शेयरिंग को समाप्त किया। साथियों, आज का रूब्रिक्स को पहचानने बताने का और पुनः इस रूब्रिक्स को दोबारा एक्सप्लेन करने के पीछे में तात्पर्य यह था, इस रूब्रिक्स का महत्व आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आपके मेडिकल एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा रोल है और इसको ध्यान में रख करके हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो इसके साथ में ही आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। फिर आएंगे हम लोग एक अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए आपको सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।